अगर मैं नॉर्मल बात करूं, आज के टाइम की बात करती हूँ, मनी के टर्म में आप कोई भी कमोडिटी की वैल्यू कर सकते हो बहुत इजीली। कि मान लो एक गाड़ी है, इस गाड़ी की वैल्यू 10 लाख रुपए, मैं मनी के फॉर्म में किसी भी कमोडिटी की वैल्यू इजीली कर सकती हूँ, राइट। ऑब्वियसली ने 10 लाख का सामान बेचा, इसको बेचा, अब इसको 10 लाख की पेमेंट करनी है, तो ये आपके लिए पेयर है क्योंकि इसको पे करना है, ये आपके लिए पे ही है क्योंकि इसके पास पैसा आना है। आरबीआई क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है। वैसे फॉरेन का जो सेंट्रल बैंक है या फिर जो भी फॉरेन गवर्नमेंट का जो भी पैसा है, वो पैसा उन्होंने क्या किया, आरबीआई के पास जमा किया, लेकिन वो भी डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जमा किया, यानी दे कैन डिमांड देयर मनी एनी टाइम कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। सो मैं हूँ तान्या मुंजाल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर जो है डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नेम आप देख पा रहे हो, वो है आपका बच्चे मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी चैप्टर है। फटाफट से देख लेते हैं आज इस क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे बेटा मनी होता क्या है, इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी हमारे देश में आई कैसे, ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी। ये कई बार 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन सप्लाई ऑफ मनी पे आ जाता है। और यहां से जो है मेरे बच्चे 1 मार्क के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मेरे बच्चे इस चैप्टर से। चल जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मेरे बच्चे मनी क्या होता है। मनी क्या है? मनी इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो भाई, मनी है क्या? व्हाट इज मनी? बताइए मनी क्या है? मनी का मतलब क्या है? पैसा, धन। मनी है क्या? जिसको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि आप कुछ भी खरीद सकते हो विद द यूज ऑफ मनी। पैसे का इस्तेमाल करके आप कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि कुछ खरीदना, इसके बदले में पैसे को देना, यही होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्या होता है? लेन देन करना। व्हाट इज एक्सचेंज? एक्सचेंज का मतलब होता है मेरे बच्चे लेन देन करना। मानते हो? लेन देन मतलब कि आप कुछ खरीद रहे हो, इसके बदले में आप पैसा दे रहे हो, तो यही तो मनी है। मनी क्या है? विच एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि एक साधन है एक्सचेंज का, कुछ भी आप खरीद सकते हो विद द यूज ऑफ मनी। तो ये क्या है? मनी। सो हमारे भारत में मनी क्या है? रुपीज जो है वो हमारे लिए क्या है? इंडियन रुपी इन इंडिया इज अ मनी। हमारे भारत में मनी क्या है? पैसा क्या है? रुपी। लेकिन अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएसए में डॉलर क्या है? मनी। सिंपल है, तो कुछ भी नहीं। अब बात ये करते हैं मैम, इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है? इवोल्यूशन ऑफ मनी का मतलब है कि हमारे देश में मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी हमारे देश में पैसा कैसे आया, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले, अच्छा इस टॉपिक को करने से पहले मैं आपको एक बार्टर सिस्टम का टॉपिक करा दूं। छोटा सा एक बार डेफिनेशन हम कर लेते हैं पहले बार्टर सिस्टम, फिर आपके लिए ना थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये समझ आ जाएगा कि बार्टर सिस्टम होता क्या। ठीक है, पहले एक बार ये वाला टॉपिक करते हैं, फिर हम उस पर चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिए, यहाँ पे चलते, ये थोड़ी सी गलत हेडिंग डली हुई है, ये आपका बार्टर सिस्टम है। चलिए तो समझते हैं मेरे बच्चे, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, है ना। जब एक गुड को खरीदने के लिए आप उसको गुड से ही एक्सचेंज करते हो, तो उसको मैं क्या कहती हूँ मेरे बच्चे? बार्टर सिस्टम कहती हूँ। एग्जाम्पल दे देते हो, लेट्स से मेरे पास पेन है, ठीक है, मेरे पास पेन, मेरे फ्रेंड के पास भी पेन है, ठीक है। मैंने कहा यार तेरा पेन कितना सुंदर है, एक काम कर मुझे वाला पेन दे दे, तू मेरा ले ले। उसने कहा ठीक है कोई नहीं यार, मेरे पास तो पेन के डब्बे पड़े हैं घर पे, कोई नहीं। तो मैंने क्या किया, उसका पेन लिया और उसको एक्सचेंज किया विद माय पेन। मैंने उसको अपना पेन दे दिया, उससे उसका पेन ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गुड्स को एक्सचेंज किया जा रहा है गुड्स से। यहाँ पे पैसे का कुछ भी नहीं आ रहा, हम यहाँ पे पैसे के लिए नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक गुड को खरीदने के लिए मैं गुड ही दे रही, राइट। व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, उसको मैं क्या कहती हूँ? बार्टर सिस्टम। पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम ही होता था, राइट। लेट्स से मुझे कोई गाय खरीदनी है, गाय खरीदने के लिए मैंने मान लो 100 किलो अनाज दिया, या गाय खरीदने के लिए मैंने अपनी 4 बकरियां दे दी, या गाय खरीदने के लिए मैंने मान लो 100 किलो चावल दे दिए, ठीक है। व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, उसको मैं क्या कहती हूँ मेरे बच्चे? बार्टर सिस्टम कहती हूँ। इसी को बेटा हम सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। सीसी इकोनॉमी की फुल फॉर्म अच्छे से देख लीजिएगा, 1 मार्क में इंपॉर्टेंट रहती है कि सीसी इकोनॉमी की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी, यानी ऐसी इकोनॉमी जहां पे कॉमोडिटी को हम कॉमोडिटी से ही एक्सचेंज करते हैं। यानी एक कॉमोडिटी को खरीदने के लिए आप कॉमोडिटी से ही एक्सचेंज करते हो। एक्सचेंज मतलब लेन देन करते हो। एक कॉमोडिटी को खरीदने के लिए आप कॉमोडिटी ही देते हो, उसको मैं क्या कह देती हूँ? सीसी इकोनॉमी, इन विच कॉमोडिटीज आर एक्सचेंज। जिसको व्हेन कॉमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर द कॉमोडिटीज, यही बताया, जब एक कॉमोडिटी को खरीदने के लिए आप किसी कॉमोडिटी से ही एक्सचेंज करते हो, उसको मैं क्या कहती हूँ? सीसी इकोनॉमी। अगर आप यहाँ देख लो, उसने इसका बनाना लिया और इसके बदले में उसको ऑरेंज दिया। आप यहां देख रहे हो, मैंने अपनी मान लो कोई बकरी दी, इसके बदले में मैंने क्या लिया? मान लो 100 किलो अनाज लिया,
ठीक है, बकरी दी। तो व्हेन द कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर द कमोडिटीज, उसी को मैं क्या बोलती हूँ, सीसी इकोनॉमी। सो सीसी इकोनॉमी बेसिकली एक तरह से बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ही है। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, व्हेन द कमोडिटीज या फिर व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स या फिर व्हेन द कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर द कमोडिटीज, इसी को मैं क्या बोल देती हूँ मेरे बच्चे, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। चलिए जी, फटाफट से इवोल्यूशन ऑफ मनी पे चलते हैं कि भाई मनी का इवोल्यूशन कैसे हो। तो मेरे बच्चे सबसे पहले हमारे देश में होता था बार्टर सिस्टम। हमारे देश में सबसे पहले क्या था, बार्टर सिस्टम। तभी पहले बार्टर सिस्टम बता दिया। बार्टर सिस्टम क्या था, व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स। ये बहुत पुराने टाइम की अगर मैं बात करूं तो जब पहले मनी नहीं होती थी, पैसा नहीं होता था, तो उस टाइम पे गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था विद गुड्स। उसके बाद बार्टर सिस्टम के बाद क्या आया हमारे पास, कॉइन्स आए। कौन से कॉइन्स आए, गोल्ड के कॉइन्स आए या सिल्वर के कॉइन्स आए, उसको हम कहते हैं कॉइन्स। अगर आपने राजाओं महाराजाओं के टाइम पे देखा होगा तो उस टाइम कहते थे ना सोने की अशर्फियां या चांदी की अशर्फियां, ये सब हम बोल देते थे, राइट। कॉइन्स आए। उसके बाद अलॉय मेटल कॉइन्स आए, अलॉय मेटल कॉइन्स, अलॉय मेटल कॉइन्स आए। कॉइन्स आए अलॉय मेटल, अलॉय मेटल जो आप आजकल देखते हो, 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, ये वाले सिक्के आने लगे, अलॉय मेटल, ये वाले कॉइन्स आए। उसके बाद क्या है मेरे बच्चे, हमारे देश में क्या आई, पेपर करेंसी आई। उसके बाद क्या है हमारे देश में मेरे बच्चे, पेपर करेंसी आई। पेपर करेंसी यही 500 के नोट, 1000 के नोट, 100 के नोट, है ना, 10 के नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, है ना, ये क्या था, पेपर करेंसी आई हमारे देश में। पेपर करेंसी के बाद प्लास्टिक करेंसी आई। प्लास्टिक करेंसी का मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें हम क्या बोलते थे, प्लास्टिक करेंसी आई। और उसके बाद जो है अब जो है वो ई मनी है एक तरह से हमारे देश में। ई मनी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी। ई मनी आजकल हम क्या करते हैं, गूगल पे, पेटीएम, यही करते हैं ना, गूगल पे, पेटीएम, भारत पे, ये सब करते हैं ना। नॉर्मल सी बात है कि आप आज घर बैठे बैठे लाखों करोड़ पे, मतलब कितना भी पैसा जो है आप ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, है ना। गूगल पे से हम 1000 पे, 2000, 5000, जितना मर्जी हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी, है ना। आजकल ऑनलाइन हो गया सब कुछ, ठीक है। तो ये बेटा जो है इवोल्यूशन हुआ है मनी का, जो हम बात कर रहे हैं। अब फटाफट से जो मेन टॉपिक है वो हमें पढ़ना है, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। अब हमने बार्टर सिस्टम पढ़ लिया। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है, व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, उसको मैं क्या कहती हूँ मेरे बच्चे, बार्टर सिस्टम कहती हूँ। इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का खाली एक पॉइंट पूछ लिया जाता है या 2 नंबर का खाली एक पॉइंट आ जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसको अच्छे से कर जाएगा बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स को, ठीक है। सो फटाफट से पहला जो ड्रॉबैक है, पहली जो कमी है वो ये है, डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड्स का मतलब क्या आता है मेरे बच्चे, जरूरत होना, है ना। स्पेलिंग देख लो, जो भी होती है जरूरत की, जरूरत, ठीक है। कोइंसिडेंस मतलब कोइंसिडेंट, है ना, कोइंसिडेंट हो जाना, राइट। डबल का मतलब क्या होता है, 2। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब ये है कि 2 पर्सन की जरूरतें एक जैसा होना पॉसिबल नहीं रहता है। एग्जांपल समझाती हूँ, लेट्स से मैं बात करती हूँ, लेट्स से मेरे पास एक घोड़ा है और मुझे चाहिए गाय, ठीक है। ये मैं हूं, ठीक है, लेट्स से ये मैं हूं, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, घोड़ा है। मैं अपना घोड़ा देने के बदले में गाय खरीदना चाहती हूँ, ठीक है। मैं क्या खरीदना चाहती हूँ, गाय खरीदना चाहती हूँ। तो मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरा घोड़ा खरीदने को तैयार और अपनी गाय देने को तैयार। दोनों की जरूरतें एक जैसा होना पॉसिबल नहीं है, ध्यान समझिए। लेट्स से मेरे पास घोड़ा है, ठीक है, सामने वाले के पास क्या है, गाय है, लेट्स से, ठीक है। तो मैं अपना घोड़ा देने के लिए गाय लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन सामने वाले की भी तो ये होना चाहिए कि वो मेरा घोड़ा लेने के लिए अपनी गाय देने को तैयार हो। क्या पता उसको गाय ना चाहिए, उसको हाथी चाहिए, उसको बैल चाहिए हो, या उसको कोई और जानवर चाहिए हो सकता है, कोई बड़ी बात है। तो दोनों पर्सन्स की जरूरतें एक जैसी होना जरूरी नहीं है कि पॉसिबल है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये मैं हूं, मुझे क्या चाहिए, गाय चाहिए। तो मैंने बहुत सारे इंसानों को देखा, ठीक है, लेट्स से, ठीक है, ये मैं हूं, मुझे क्या चाहिए, इन सबके पास गाय है, ठीक है, इन सबके पास गाय। मैं सबसे गाय लेने के लिए तैयार हूं और इसके बदले में मैं घोड़ा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या पता चारों में से कोई भी घोड़ा ना चाहता हो। चारों को चाहिए मान लो हाथी, या कोई शिप चाहिए, या कोई भी कोई और अदर जानवर चाहिए, कोई और जानवर चाहिए, या कोई चीता चाहिए, वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, ठीक है। तो वही बात करें, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है कि दोनों की जरूरतें, मुझे एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक ऐसा पर्सन ढूंढ लिया, मान लो मुझे एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो मेरा घोड़ा
लेने को तैयार हो और उसके बदले में अपनी गाय देने को तैयार हो, और ऐसा पर्सन मिलना भी जो है मुश्किल हो जाता है। क्या पता वो पर्सन को मेरे घोड़ा तो लेने को तैयार हो, लेकिन मान लो लेट्स से मैं उसकी गाय लेने को तो तैयार हो जो, क्या पता उसको घोड़ा ना चाहिए, उसको मान लो हाथी चाहिए या उसको कोई और जानवर चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो वही बात करें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि जरूरी नहीं है कि दोनों की जरूरतें एक जैसी होना, तो ये भी कोइंसिडेंट ही हो जाता है ना। चलो जी, तो पहला ये ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि देखो भाई, अगर मैं नॉर्मल बात करूं, आज के टाइम की बात करती हूँ, मनी के टर्म में आप कोई भी कमोडिटी की वैल्यू कर सकते हो बहुत इजीली। कि मान लो एक गाड़ी है, इस गाड़ी की वैल्यू 10 लाख रुपए, मैं मनी के फॉर्म में किसी भी कमोडिटी की वैल्यू इजीली कर सकती हूँ, राइट। कि इस गाड़ी की वैल्यू 10 लाख रुपए है, इस पेन की वैल्यू 20 रुपए, इस पानी की बोतल की वैल्यू मान लो 50 रुपए है, इस फोन की वैल्यू 70,000 रुपए। मतलब मैं कोई भी कमोडिटी की वैल्यू जो है मनी की फॉर्म में कर सकती हूँ। मनी की फॉर्म में किसी भी कमोडिटी की वैल्यू इजीली कर सकती हूँ आज के समय में, है ना, बहुत इजीली कर सकती हूँ, राइट। स्क्रीन की वैल्यू जो है मान लो 2 लाख रुपए, तो मैं किसी भी कमोडिटी की वैल्यू मनी की फॉर्म में बहुत इजीली कर सकती हूँ। लेकिन पुराने जमाने में जब बार्टर सिस्टम था, तो किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को किस में मेजर किया जाता था, गुड्स की फॉर्म में मेजर किया जाता था। जैसे मान लो इस गाड़ी की वैल्यू करना चाहती हूँ, तो आज उस टाइम तो मनी नहीं था, तो किस में मेजर करते थे, गाय में, भैंस में, है ना, भैंस में, बैल में, या कोई हाथी में, इसमें मेजर किया जाता था। तो सही वैल्यू ही आइडेंटिफाई नहीं हो पाती थी कि भाई इस गाड़ी के बदले में मैं कितनी गाय दूं, 2 गाय दूं, 4 गाय दूं, 1 गाय दूं, या कितने हाथी दूं, 1 हाथी दूं, 2 हाथी दूं, 4 हाथी दूं, कितने हाथी दूं कि इसकी वैल्यू पूरी हो जाए। समझ पा रहे हो? तो वही बात कर रहे हैं, गुड्स की फॉर्म में किसी भी गुड मतलब किसी भी कमोडिटी की वैल्यू करना एक कमोडिटी से या फिर एक गुड से तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। अब इस कमोडिटी की वैल्यू करनी है और मैं गुड में कर रही हूँ, हाथी या कोई गाय में या इस चीज में कर रही हूँ, तो वो जरूरी नहीं है कि मैं सही वैल्यू कर पाऊँ। लेकिन मनी की फॉर्म में तो मैं इजिली जो है इसकी वैल्यू कर सकती हूँ कि भाई इस गाड़ी की वैल्यू क्या है, 10 लाख रुपए, इस गाड़ी की वैल्यू क्या है, 5 लाख रुपए। तो वही बात करें, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब है किसी भी कमोडिटी की वैल्यू करना इन टर्म्स ऑफ गुड बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। किसी भी कमोडिटी की वैल्यू करना इन टर्म्स ऑफ गुड बहुत ही ज्यादा क्या होता है, मुश्किल। हम एग्जैक्ट कई बार वैल्यू ही नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। गाड़ी को किसी और में मेजर किया जाता है, गाय भैंस इनको किसी और में मेजर किया जाता है, राइट। या फिर मैं इस गाड़ी की वैल्यू कर रही हूँ 1000 चावल से, तो भाई समझ रहे, चावल को किसी और, चावल की अलग यूनिट्स होगी, इसकी अलग। तो समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रही हूँ? तो वही बात कर रही हूँ, इन टर्म्स ऑफ गुड किसी भी कमोडिटी की वैल्यू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मनी ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आज हम मनी की फॉर्म में किसी भी कमोडिटी को वैल्यू कर सकते हो। इस पेन को भी मेजर कर सकती हूँ कि ये पेन 20 रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे डिफिकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। देखो भाई, सबसे जो अगला पॉइंट है, देखो मनी के फॉर्म में जो है मैं इजीली जो है कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल या फ्यूचर पेमेंट्स पे कर सकती हूँ। एग्जांपल देती हूँ, देखो आज के टाइम की बात करती हूँ। लेट्स से मैंने कोई मेड हायर करी, मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 1 साल का, तो मैंने उस मेड को मान लो मेरा जो हिसाब है, मतलब मैं मेड को महीने के मान लो 10,000 रुपये दे रही हूँ। सो मनी के फॉर्म में अपनी मेड को, मतलब जो भी वो मुझे सर्विसेज दे रही है, वो मेरी मेड मेरा घर का झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ कर रही है मेरे लिए, वो मुझे सर्विसेज वगैरह दे रही है। जो भी उसने सर्विसेज करी उसका रिवॉर्ड मैं इजीली मनी की फॉर्म में दे सकती हूँ कि भाई तू जो मेरे लिए काम कर रही है उसके बदले में मैं तुझे 10,000 दे रही हूँ, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स करना या फ्यूचर पेमेंट्स करना मेरे लिए आसान है इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ गुड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं, उस टाइम क्या होता था, मान लो मैंने कोई मेड हायर करी, कोई डोमेस्टिक सर्वेंट हायर किया मान लो, तो गुड्स की फॉर्म में पे करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था कि मैं तेरे को 5 किलो अनाज दूं या 10 किलो अनाज दूं या 2 किलो अनाज दूं या 1 किलो अनाज दूं या एक छोटी कोई मान लो छोटा सा मुर्गा दूं या क्या दूं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ गुड देना जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था, डिफिकल्ट होता था फ्यूचर पेमेंट्स करना या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स करना बहुत ही ज्यादा, गुड्स की फॉर्म में पे करना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो वही हम बात करें डिफिकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट कि बहुत ज्यादा। अब यही मेड जो मुझे सर्विसेज दे रही है कि उसके बदले में मैं कितना दूं, कितना अनाज दूं कि उसको मैं पेमेंट कर दूं पूरी, मतलब उसकी सर्विसेज का उसको रिवॉर्ड मिल जाए। तो इन टर्म्स ऑफ गुड करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ठीक है। द इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसने सॉल्व कर दिया। आज हम मनी की फॉर्म में किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं बहुत इजीली कि वो जो मेरे को सर्विसेज दे रही है उसके बदले में उसको कितना पैसा दूं। मनी की फॉर्म में इजी है पेमेंट करना, फ्यूचर पेमेंट्स या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स करना आसान है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे बच्चे डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। देखो भाई,
अगर मैं बात करूं, हमें पता है मनी को स्टोर करना भी बहुत आसान है, मनी को ट्रांसफर करना भी बहुत आसान है। अगर आज की बात करूं, स्टोर क्या है, आप घर में क्या एक छोटी सी अलमीरा में इतनी सी जगह लेती है जिसमें आप कितना लाख रुपए डाल देते हैं। छोटा अगर लॉकर की बात करूं, लॉकर में कितना सारा पैसा आ जाता है। या फिर मनी को हम स्टोर कर सकते हैं बैंक्स वगैरह में। तो मनी को स्टोर करना आसान है और मनी को ट्रांसफर करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। करना क्या, आजकल तो हम जीपे मतलब पेटीएम वगैरह आप यूज करते हो, है ना। विद इन अ सेकेंड आप क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह मनी को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। फ्रॉम एक पर्सन से दूसरे पर्सन जो है मनी को विद इन अ सेकेंड आप क्या कर सकते हो मेरे बच्चे, आज के टाइम में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन पुराने जमाने की बात करूं, अगर जब बार्टर सिस्टम होता था तो उस टाइम पे गुड्स को अगर मैं बात करूं, क्योंकि उसमें क्या होता था, गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है विद गुड्स, तो उसमें डिफिकल्ट हो जाता था स्टोर करना किसी भी गुड को, या उसको ट्रांसफर करना किसी भी गुड को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था। क्यों ऐसा होता था, तो सबसे पहले गुड्स रिक्वायर्ड मोर स्पेस। अगर मैं गुड को स्टोर कर रही हूँ तो ऑब्वियसली स्पेस ज्यादा लगेगा, मुझे गोडाउन वगैरह या कोई वेयर हाउस लेना पड़ेगा जहां पे मुझे उसको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्टोरिंग ऑफ गुड इज नॉट सो सिक्योर देन इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी को स्टोर करना ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू गुड्स, क्योंकि मनी को हम बैंक्स में जाके या बहुत ज्यादा आज के टाइम में हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले लॉकर्स आ रहे हैं। ठीक है, सिक्योर लॉकर्स होते हैं। लेकिन गुड्स की फॉर्म में किसी भी चीज को अगर मैं बात करूं, गुड्स की फॉर्म में किसी भी चीज को स्टोर करना जो है मेरे बच्चे क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, कम सिक्योर रहता है, चोरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, गुड्स के चोरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू मनी। ठीक है, आपको जानते हैं आजकल तो वैसे भी यार लोग क्या है, आजकल तो लोग कैश रखते भी नहीं है, आजकल हर चीज ऑनलाइन होगी, तो ये तो प्लस पॉइंट आपको पता ही है इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे, द वैल्यू ऑफ गुड्स आर डेप्रिशिएट एट फास्टर रेट। गुड की वैल्यू डेप्रिशिएट जो है फास्टर रेट से होती है। डेप्रिशिएट का मतलब होता है रिडक्शन आना किसी भी चीज की वैल्यू का। अब आज मान लो, लेट्स से एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, मेरे पास 100 रुपए का नोट है, मैं 10 साल बाद भी देखूंगी तो 100 रुपए का नोट 100 रुपए का रहेगा। लेकिन मान लो मैंने कोई गुड स्टोर किया, 10 साल के बाद क्या उसकी वैल्यू उतनी रहेगी, नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो वही हम बात कर रहे हैं, गुड्स की वैल्यू डेप्रिशिएट भी बहुत ज्यादा क्या होती है, जल्दी होती है। स्टोरेज कॉस्ट भी बहुत ज्यादा रहती है, मुझे गाय भैंसे और ये सब रखना है तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, है कोई गोडाउन कोई वेयर हाउस लेना पड़ेगा, वहां उसको स्टोर करना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। फियर ऑफ कैपिटल लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी मतलब कोई भी आग लग गई, आंधी तूफान, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक, है ना, भूकंप आ गया। ठीक है, सो उसमें क्या है, आपकी गुड की वैल्यू जो है अगर मैं बात करूं बिल्कुल ही लॉस हो जाती है, वो खराब होगी तो वो खराब होगी। तो लॉस होने के, नुकसान होने के चांसेस किसकी वजह से, नेचुरल कैलोमिटी से बहुत ज्यादा हाई है। बहुत डर रहता है कि लॉस ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। एम आई क्लियर? अब ये तो हमने बात करी कि गुड्स को स्टोर करना बहुत ज्यादा क्या है, मुश्किल है। अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। गुड्स को ट्रांसफर करना भी बच्चे बहुत ही ज्यादा क्या है मेरे बच्चे, मुश्किल है। कैसे? अब एक बात बताऊं, आज के टाइम में मनी की फॉर्म में मैं इजीली एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकती हूँ, ट्रांसफर। गूगल पे, पेटीएम वगैरह किया, एक विद इन अ सेकेंड में मनी को ट्रांसफर कर सकती हूँ एक जगह से दूसरी जगह। बट अगर मुझे गुड्स को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, पहले तो टेम्पो कोई ट्रक बुलाऊंगी, फिर गुड़ को लोड करूंगी उसके अंदर, फिर वो जाएगा, फिर वो उतरेगा, फिर वहां पहुंचेगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो एक जगह से दूसरी जगह गुड को ट्रांसफर करना भी मुश्किल है एज कंपेयर टू मनी। मनी को ट्रांसफर करना आसान है एज कंपेयर टू गुड। तो वही बात करें, बहुत डिफिकल्ट है किसी भी गुड को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट द इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को जो है मनी ने क्या कर दिया मेरे बच्चे, सॉल्व कर दिया है। चल जी, अगला है मेरे बच्चे फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी जो है बेटा, आपकी दो प्रकार की फॉर्म्स ऑफ मनी है। ठीक है, पहला है मेरे बच्चे, एक होता है आपका फायट मनी, जिसको मैं फायट मनी एंड फिड्यूशरी मनी, और दूसरा होता है मेरे बच्चे फुल बॉडिड मनी एंड क्रेडिट मनी। पहला क्या है मेरे बच्चे आपका फायट मनी एंड फिड्यूशरी मनी, और दूसरा क्या है मेरे बच्चे फुल बॉडिड मनी एंड क्रेडिट मनी। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं मेरे बच्चे फायट मनी क्या होता है। क्या है मेरे बच्चे, फायट मनी का मतलब होता है ऐसी मनी जो इशू कौन करता है, आरबीआई। नोट छापने की मशीन किसके पास है, आरबीआई के पास है। लेकिन आरबीआई अपनी मर्जी से नोट नहीं छापता, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है कि उसको कितने नोट छापने हैं। जैसे गवर्नमेंट ने बोला 100 करोड़ नोट छापने हैं, तो आरबीआई 100 करोड़ नोट ही छापेगी, ना उससे 1 रुपया ऊपर ना उससे 1 रुपया कम। ठीक है, सो आरबीआई अपनी मर्जी से पैसे मतलब नोट्स को नहीं इश्यू करती, अपनी मर्जी से नोट्स इश्यू नहीं करती, अपनी मर्जी से नोट नहीं छापती, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस आने के बाद ही वो ये सब करती है। सो भाई आरबीआई अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट सरकार की तो माननी पड़ेगी भाई, सीधी सी बात है।
ठीक है। सो यही है बेटा, फाइट मनी का मतलब है ऐसा पैसा जो इशू तो आरबीआई करता है, क्योंकि नोट छापने की मशीन तो चाहे आरबीआई के पास है, लेकिन किसके ऑर्डर पर करता है, किसकी अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब किसके पावर देने पे करता है, किसके ऑर्डर देने पे करता है, गवर्नमेंट के ऑर्डर देने पे करता है। ये होता है मेरे बच्चे फाइट मनी। सो फाइट मनी रेफर्स टू दैट मनी, एक ऐसा पैसा जो कौन इशू करता है, इशू बाय आरबीआई, लिख लेना चाहे, विच इज इशू बाय आरबीआई, बट ऑर्डर किसके, बट कौन ऑर्डर देता है, ऑर्डर या अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। जो इशू चाहे आरबीआई करता है, बट किसके ऑर्डर या किसके अथॉरिटी पर, गवर्नमेंट के ऑर्डर देने पर, या गवर्नमेंट की अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट पावर देती है आरबीआई को, तो ही जो है आरबीआई नोट को इशू करती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का मतलब है कि जो भी नोट्स इशू करती है आरबीआई, नोट छापने की मशीन किसके पास है, आरबीआई के पास, जो भी नोट्स को इशू करती है आरबीआई, उसको लीगली एक्सेप्ट किया जाएगा पूरे देश में। लीगल टेंडर मनी का मतलब है इट इज लीगली एक्सेप्टेड बाय आवर कंट्री, मतलब पूरे देश में इसको लीगली एक्सेप्ट किया जाएगा, वो लीगल है। चाहे मैं उसको हरियाणा में वो करेंसी यूज करूं, चाहे मैं पंजाब में करूं, चाहे मैं जम्मू कश्मीर में, मतलब चाहे मैं उसको कहीं और करूं, चाहे मैं उसको यूपी में करूं, चाहे मैं उसको कहीं मर्जी करूं, इस देश के किसी भी कोने में मैं उसको इस्तेमाल करूं उस करेंसी को, वो लीगली एक्सेप्टेड है, इट इज लीगली एक्सेप्टेड। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या है मेरे बच्चे, नोट्स या फिर नोट्स एंड कॉइन्स। अब मेरे बच्चे बात करते हैं लीगल टेंडर मनी जो है मेरे बच्चे, वो आपकी क्या होती है, दो प्रकार की होती है, ध्यान समझिए। ये आपकी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है मेरे बच्चे लिमिटेड लीगल टेंडर, और दूसरा होता है मेरे बच्चे अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर में बच्चे आपके आते हैं नोट्स। क्या आते हैं मेरे बच्चे, नोट्स, कि हम जो है कितने भी नोट्स, लाखों में, करोड़ों में, अनलिमिटेड किसी को दे सकते हैं। अनलिमिटेड किसी को, अगर मुझे मान लो किसी को पे करना है, तो इन टर्म्स ऑफ नोट्स, मतलब नोट समझ गए ना, पेपर करेंसी बोला, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नोट्स जो है मैं कितना मर्जी उसको दे सकती हूँ, एंड इट इज लीगली एक्सेप्टेड। और वो पर्सन, और वो लीगली उसको एक्सेप्ट होगा, मतलब वो उसको एक्सेप्ट करेगा, वो लीगल है, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो वही बात करें अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब, इसके अंदर नोट्स आते हैं कि अगर मुझे किसी को पे करना है, सो इन टर्म्स ऑफ नोट्स मैं अनलिमिटेड पे कर सकती हूँ। अनलिमिटेड मतलब लाखों, करोड़ों, कितना मर्जी उसको नोट्स की फॉर्म में पे कर सकती हूँ, और वो लीगली एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब है जिसके अंदर मेरे बच्चे आते हैं कॉइन्स। क्या आते हैं मेरे बच्चे, कॉइन्स। ठीक है, अगर मान लो मैं 1 रुपए से लेकर जितना भी आपका मैक्सिमम कॉइन कितना है, आई गेस 20 रुपए, 20 रुपीज का लास्ट कॉइन आता है ना। ठीक है, अगर मैं कॉइन्स की फॉर्म में यहाँ पे पे कर रही हूँ किसी को, तो मैं कितना मैक्सिमम पे कर सकती हूँ, मैं 1000 रुपए तक मैक्सिमम जो है पे कर सकती हूँ। ध्यान समझिए क्या बात करी यहाँ पे, नोट्स की फॉर्म में मैं अनलिमिटेड पे कर सकती हूँ, लाखों में, करोड़ों में किसी को पे कर सकती हूँ, लेकिन कॉइन्स की फॉर्म में लिमिटेड ही मैं पे कर सकती हूँ। लिमिटेड मतलब सिर्फ उतना ही पे कर सकती हूँ। अगर मैं 1 रुपए से लगभग 20 रुपए जितना भी कॉइन्स की फॉर्म में किसी को, चिल्लर की फॉर्म में किसी को पे कर रही हूँ, तो मैं 1000 रुपए मैक्स में पे कर सकती हूँ, इतने ही चिल्लर दे सकती हूँ। उसके बाद वो बंदा बोल सकता है, इतने तक तो वो लीगली एक्सेप्टेड है, लेकिन इसके बाद अगर मुझे 1000 से ज्यादा देना है, तो वो ये बोल सकता है कि भाई 1000 से ज्यादा मैं चिल्लर एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आप नोट्स में दो फिर मुझे। ठीक है, आप मुझे नोट्स में दो भाई, 1000 तक मैं चिल्लर एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तो वो बोल सकता है, उसकी मर्जी है, उससे ज्यादा भी ले एक्सेप्ट कर रहा है तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं करना चाहे तो वो बोल सकता है कि भाई मैं 1000 से ज्यादा चिल्लर नहीं लूंगा, अब मुझे नोट्स में दो आप। ठीक है, समझ गया। अगर मान लो मैं 50 पैसे में दे रही हूं, अगर मैं 50 पैसे में पेमेंट कर रही हूं, 50 पैसे के सिक्के, मतलब 1 रुपए से भी आधा वाला ये। ठीक है, 50 पैसे में जो है मैं सिक्के दे दे के जो है पे कर रही हूँ, तो मैं कितना मैक्स पे कर सकती हूँ, मैं सिर्फ 10 रुपए ही जो है मैक्स दे सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं दूंगी। तो इतनी ही लिमिटेड, यानी कॉइन्स में आप सिर्फ लिमिटेड ही, इतना ही आप लिमिटेड जो है पे कर सकते हो। इतना अगर आपने पे किया तो वो लीगली एक्सेप्टेड है। समझ रहे क्या बोलना चाह रही हूँ, बस इतना ही आपको पढ़ना है यहाँ पे, ध्यान समझिए। लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर नोट्स और कॉइन्स दोनों आते हैं, जो लीगली एक्सेप्टेड होगा पूरे देश में। ठीक है, दो प्रकार के हैं, एक है लिमिटेड लीगल टेंडर और एक है मेरे बच्चे अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर में आते हैं नोट्स, जो नोट्स की फॉर्म में आप अनलिमिटेड किसी को भी पे कर सकते हो, कितना मर्जी, लाखों करोड़ में पे कर सकते हो, और वो लीगली एक्सेप्टेड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब आप सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ही जो है कॉइन्स, इसमें कॉइन्स आते हैं, आप सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ही कॉइन्स में पे कर सकते हो। अगर मैं 1 रुपए से लगभग जितना भी मैक्स, जितना भी आगे तक जाता है कॉइन्स, उसमें पे कर रही हूँ, तो लगभग 1000 रुपए तक मैं पे कर सकती हूँ। अगर मैं 50 पैसे वाले कॉइन्स में पे कर रही हूँ, तो मैं मैक्स 10 रुपए तक जो है पे कर सकती हूँ। समझ रहे हैं यहां तक? चल जी, नेक्स्ट है मेरे बच्चे फिड्यूशरी मनी। क्या होता है मेरे बच्चे, फिड्यूशरी मनी का मतलब क्या होता है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फिड्यूशरी मनी के अंदर क्या आते हैं, चेक्स आते हैं। ध्यान समझिए, फिड्यूशरी मनी का मतलब होता है चेक्स वगैरह, इसके अंदर चेक्स आते हैं। इसको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, ध्यान से, सबका ध्यान यही होना चाहिए एग्जाम्पल पे। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो बेटा
ये एक पर्सन है, ये एक सेलर है, ठीक है, ये एक मान लो एक सेलर है, और ये एक पर्सन है, ये मान लो एक बायर है, ये मान लो मेरे बच्चे बायर, ये मान लो मेरे बच्चे बायर, BUYER, ठीक है, ये बायर है, ठीक है, ध्यान से समझना आप, ठीक है। मान लो मेरे बच्चे सेलर ने, मान लो सेलर है जो बेच रहा अपना सामान, इसने अपना सामान बेचा, इसको, इस इंसान को बेचा 10 लाख का, इसने सामान बेचा, कितने का सामान बेचा उसको, 10 लाख का सामान बेचा। अब जो बायर है उसको क्या करना है, पेमेंट करनी है 10 लाख रुपए की, सीधी सी बात है, इसने अपना सामान बेचा 10 लाख रुपए का, इस पर्सन को बेचा, ठीक है। अब बायर जो है उसको अब पेमेंट करनी है इसको 10 लाख रुपए की, ठीक है। अब ध्यान समझिए, पेमेंट किसको करनी है, इसको करनी है, तो ये क्या है, पेयर है, ये कौन है, पेयर है, पेयर का मतलब इसको पेमेंट करनी है, किसको करनी है, सेलर को करनी है। अब सेलर को पैसा मिलना है, तो ये है पे, ये क्या है मेरे बच्चे, पेई है, ये कौन है मेरे बच्चे, पेई, पेई का मतलब है जिसको पैसा मिलना है, पेयर कौन है, जिसको पैसा पे करना है, पेई का मतलब है जिसको पैसा मिलना है। यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। ऑब्वियसली ने 10 लाख का सामान बेचा, इसको बेचा, अब इसको 10 लाख की पेमेंट करनी है, तो ये आपके लिए पेयर है क्योंकि इसको पे करना है, ये आपके लिए पेई है क्योंकि इसके पास पैसा आना है। अब ध्यान समझिए, बड़े ध्यान से समझना, लेट्स से मेरे बच्चे, अब इसने 10 लाख का माल बेच दिया इसको, ठीक है, सामान आ गया इसके पास। अब ये कहता है अरे यार मेरे को था कि मेरी आज पेमेंट आ जाएगी और मैं तुझे पे कर देता, मेरे पास आज आनी थी पेमेंट, बट वो आई नहीं। अब वो बोल रहा है कि महीने की आखिरी तारीख को पेमेंट आएगी, यार प्लीज अब मैं क्या करूं, अब सामान तो तूने दे दिया लेकिन अब मैं क्या करूं, अब मेरी महीने की आखिरी तारीख को ही पैसा आएगा मेरे खाते में, मैं तभी तुझे पे कर पाऊंगा। तो एक काम करता हूं, मैं एक चेक देता हूं तुझे, ठीक है, उसमें मैं अमाउंट लिख देता हूँ तेरी 10 लाख की, मैं साइन कर देता हूँ, देख अभी जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, मेरे खाते में पैसा नहीं है, महीने की इस तारीख को जो है मेरे पास पैसा आएगा, तो इस एक काम करियो, महीने की इस तारीख को चला जाइयो बैंक में और पैसा अपना 10 लाख रुपए निकाल लियो, ठीक है, मेरे खाते से, मतलब अपना पैसा जो है 10 लाख रुपए क्या कर लियो मेरे बच्चे, वो कहता है कि तू निकाल लियो, ठीक है। तो उसने कहा, सेलर कहता है कोई नहीं यार, मेरे को तेरे पे विश्वास है यार, तू मेरा बचपन का दोस्त है, मैंने तेरे को 10 लाख का सामान बेचा, मुझे कोई बात नहीं, तेरे पास पैसे आज नहीं है, कोई बात नहीं, तू ऐसा कर मुझे चेक दे दे, कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन तू बोल रहा है मैं उस दिन चला जाऊंगा बैंक पे और बैंक से उस दिन मैं क्या कर लूंगा, पैसे निकाल लूंगा, तो टेंशन मत ले यार, तू मेरा दोस्त है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ, चेक जो है एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यहाँ पे जो चेक है उसको मैं क्या कर रही हूँ, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज को यूज कर रही हूँ, क्यों, बिकॉज ऑफ द ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे, दोनों के बीच में विश्वास था। अब सेलर मना भी कर सकता था कि नहीं, अब सेलर को विश्वास था कि कोई नहीं यार, तू मेरा दोस्त है, मुझे तेरे पे विश्वास है, मुझे तेरे पे ट्रस्ट है कि तू मेरा पैसा लेके भागेगा नहीं, कोई बात नहीं, तू चेक दे दे, मैं बैंक में चला जाऊंगा इस महीने की इस तारीख को, जब तू बोलेगा मैं तब चला जाऊंगा और बैंक से पैसा निकाल लूंगा, तू टेंशन ना ले। सो यहाँ पे मैंने चेक को क्या यूज किया, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया। तो चेक क्या है, एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज है बिटवीन पेयर एंड पे के बीच में, है ना। तो क्यों है, बिकॉज ऑफ द ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे, यही होता है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी का मतलब है यहाँ पे चेक कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, सेलर ने 10 लाख का माल बेचा, अब इसको 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, तो ये कौन है, पेयर है, और इसके पास पैसा आना है, ये कौन है, पेई है। अब ये कहता है भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है यार, तो एक काम करता हूँ भाई, मेरे को जहां से पेमेंट आनी तो उसने आज मना कर दिया, वो कह रहे हैं मैं महीने की आखिरी तारीख को डाल दूंगा, तो मैं तेरे को एक काम करता हूँ, तू चेक ले ले, ये तू चेक ले ले, इस तारीख को चला जाइए बैंक में और बैंक से पैसा निकाले। उसने कहा भाई क्यों डर रहा है तू, क्यों टेंशन ले रहा है, तो मेरा दोस्त है, मुझे पता है, मुझे तेरे पे विश्वास है, मुझे तेरे पे ट्रस्ट है। तो उसने कहा कोई नहीं, तू मुझे चेक दे दे, मैं चेक ले जाऊंगा इस तारीख को और पैसा निकालूंगा। तो यहाँ पे जो चेक को यूज किया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे, दोनों के बीच में ट्रस्ट था, विश्वास था, तभी चेक को क्या यूज किया उन्होंने, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो वही है बेटा, फिड्यूशरी मनी क्या है, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिड्यूशरी मनी मतलब चेक जिसको एक्सेप्ट किया जा रहा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्टफुल रिलेशन बिटवीन पेयर एंड पे, दोनों के बीच में एक ट्रस्टफुल रिलेशन है, इस वजह से जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है चेक को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एग्जांपल क्या है, चेक्स आर द फिड्यूशरी मनी। चलिए नेक्स्ट है मेरे बच्चे फुल बॉर्डेड मनी। फुल बॉर्डेड मनी का मतलब क्या है, जिसमें मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे, इक्वल होती है। ध्यान समझिए, कॉमोडिटी वैल्यू क्या होता है, मनी वैल्यू क्या होता है। एग्जांपल लेती हूं, लेट्स से 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, 5 रुपए का सिक्का है, यानी इस सिक्के से अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कॉमोडिटी वैल्यू की बात करते हैं। कॉमोडिटी वैल्यू का मतलब है ये सिक्का किससे बना हुआ, मान लो जो भी मेटल से बना हुआ है उस मेटल का खर्चा है मुझे मान लो 5 रुपए का, एग्जाम्पल में लेती हूँ, ठीक है।
ये 5 रुपए का सिक्का है, ये सिक्का जिस भी मेटल से बना है उस मेटल का जो प्राइस है, उस मेटल का जो खर्चा अगर मैं बात करूं, मान लो कमोडिटी वैल्यू है उसकी 5 रुपए। मनी वैल्यू का मतलब है सिक्के पे क्या रेट लिखा हुआ, 5 रुपए लिखा हुआ है, मतलब मैं कितने का सामान खरीद सकती हूँ सिक्के से, 5 रुपए का सामान खरीद सकती हूँ। 5 रुपए का परचेसिंग पावर, कितना खरीद सकती हूँ, 5 रुपए का सामान खरीद सकती हूँ, यानी इसकी मनी वैल्यू भी कितनी है, 5 रुपए है। सो जब मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, फुल बॉडीड मनी। फुल याद कर लेना, फुल मतलब इक्वल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे, इक्वल होती है। कमोडिटी वैल्यू का मतलब है कि किस मतलब ये जो सिक्का वो किससे बना है उसका खर्चा, ठीक है। मैं बोल रही हूँ 5 रुपए का जो भी इसमें मेटल वगैरह यूज किया तो उसका खर्चा मान लो 5 रुपए, ठीक है, समझ है। मनी वैल्यू का मतलब है कि जो भी सिक्के पे लिखा हुआ है, 5 रुपए लिखा हुआ तो मैं 5 रुपए का सामान खरीद सकती हूँ, 10 रुपए लिखा तो मतलब 10 रुपए का सामान खरीद सकती हूँ, वो वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ये 10 रुपए का सिक्का है, मान लो ये 10 रुपए का एक सिक्का है, ठीक है। मान लो इस जो भी मेटल यूज हुआ उसका खर्चा है मान लो 5 रुपए, कमोडिटी वैल्यू क्या है 5 रुपए, जो भी मेटल यूज हुआ उसका खर्चा 5 रुपए, और मनी वैल्यू कितने का सामान खरीद सकती हूँ, 10 रुपए का सामान खरीद सकती हूँ। सो क्रेडिट मनी क्या है मेरे बच्चे, जिसमें मनी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू कमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू मतलब आप ज्यादा का सामान खरीद सकते हो, कमोडिटी वैल्यू का मतलब किससे वो बना है, ठीक है, जो भी मेटल लगा है। तो ये क्या है मेरे बच्चे, क्रेडिट मनी, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। अब मेरे बच्चे फटाफट से आ जाइए, फंक्शंस ऑफ मनी क्या होते हैं, क्या है मेरे बच्चे, फंक्शंस ऑफ मनी। तो भाई मनी के फंक्शंस की बात करते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके, जो भी बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स है वो यहाँ पे आके मनी के फंक्शंस बन जाते हैं, ठीक है। तो भाई मनी क्या है, मनी को यूज किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज हम कुछ भी खरीद सकते हैं विद द यूज ऑफ मनी, है ना, लेन देन कर सकते हैं, कुछ भी खरीदा विद द यूज ऑफ मनी, तो ये क्या आपका लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है मेरे बच्चे, आप कुछ भी बोल दो, चाहे मेजर ऑफ वैल्यू लिख दो चाहे यूनिट ऑफ वैल्यू लिख दो, कि मनी के फॉर्म में आप किसी भी कमोडिटी को इजीली वैल्यू कर सकते हो। मैं इस पेन को, इस कमोडिटी को इजीली वैल्यू कर सकती हूँ 20 रुपए, इस मोबाइल फोन को इजीली वैल्यू कर सकती हूँ मान लो 70,000 रुपए, इस पानी की बोतल को इजीली वैल्यू कर सकती हूँ मान लो 50 रुपए। तो भाई मनी के फॉर्म में आप किसी भी कमोडिटी को इजीली वैल्यू कर सकते हो, तो ये इसका प्लस पॉइंट हम बात कर सकते हैं, या फिर इसका फंक्शन या इसकी इंपॉर्टेंस है मनी की। फंक्शंस ऑफ मनी आ जाए या इंपॉर्टेंस ऑफ मनी आ जाए, आप यही लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स या फिर फ्यूचर पेमेंट्स या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स भी इसको बोला जाता है, कि मनी के फॉर्म में आप इजीली कोई भी फ्यूचर पेमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट या कोई भी डेफर्ड पेमेंट करना आपके लिए क्या आसान है। एक ही बात है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। जैसे आपने कोई मेड हायर करी, ठीक है, आपने मेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने किसी भी डोमेस्टिक मेड को हायर किया, वो आपको सर्विसेज दे रही है, आपके घर के झाड़ू पोछे बर्तन वगैरह सब कर रही है, तो मनी की फॉर्म में उसको इजीली आप पे कर सकते हो। लेकिन गुड्स की फॉर्म में पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, कि मैं उसको, उसने जो भी मुझे सर्विसेज दी उसके बदले में उसको कितना दूं सामान, 10 किलो अनाज दूं, 20 किलो अनाज दूं, 50 किलो अनाज दूं, कितना पे करूं कि उसकी सर्विसेज को पूरा उसको रिवॉर्ड मिल जाए, ठीक है। मनी को स्टोर करना बहुत ही आसान है, इजी है उसको स्टोर करना, बहुत कम स्पेस लेती है मनी को स्टोर करना, बहुत ही कम स्पेस लगते हैं, छोटी सी जगह में आप कितना पैसा कितना कैश डाल सकते हो, राइट। स्टोरेज कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम है, आप बैंक में भी जाके जो है इजीली मनी को स्टोर वगैरह कर सकते हैं, स्टोरेज कॉस्ट भी इसकी बहुत कम है। सेव करना इन टर्म्स ऑफ मनी ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू सेव इन टर्म्स ऑफ गुड्स और गुड्स वगैरह। गुड्स को सेव करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू मनी। मनी को सेव करना ज्यादा आसान है। आज के टाइम में बहुत हाई सिक्योरिटी लॉकर्स आ गए, आप बैंक में अपना पैसा सिक्योर कर सकते हो, सेव कर सकते हो। गुड्स को जो है सेव करना थोड़ा मुश्किल है, चोरी होने के गुड्स के चांसेस जो है आजकल ज्यादा रहते हैं, सीधी सी बात है। डिप्रिशिएट गुड्स जल्दी हो जाते हैं एज कंपेयर टू मनी। चलिए, मनी को ट्रांसफर करना भी बहुत ही ज्यादा क्या है, मेरे को पता है बहुत ही ज्यादा ईजी है। आज घर बैठे बैठे आप कितना भी अमाउंट जो है ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। चलिए अब फटाफट से, अच्छा एक चीज ध्यान से समझिए जो आपको पता होना चाहिए, जो पहले दो फंक्शंस है इसको मैं बोलती हूँ प्राइमरी फंक्शंस, इसको बोला जाता है प्राइमरी फंक्शन। जो पहले दो फंक्शंस है इनको बोला जाता है प्राइमरी फंक्शन, और बाकी के जो नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये है बेटा हमारे लिए सेकेंडरी फंक्शंस, ये है मेरे बच्चे आपके लिए सेकेंडरी फंक्शन, या फिर इसको हम सब्सिडरी फंक्शंस भी बोलते हैं, सब्सिडरी फंक्शन। ध्यान समझिएगा, ठीक है, आ रही है, ठीक है, तो ध्यान समझिए, इसको हम सेकेंडरी फंक्शंस या फिर सब्सिडरी फंक्शंस, इसको कुछ भी बोला जाता है। चल जी, अब फटाफट से समझते हैं स्टैटिक फंक्शंस क्या होता है, डायनेमिक फंक्शन क्या होता है। एक बॉक्स आपके पास गिवन होगा, एक बार देख लीजिए। पहले चलते हैं स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन क्या है, जो दोनों फंक्शंस को इंक्लूड करती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन दोनों को जो है इंक्लूड करती है। पहला पॉइंट ये है कि स्टैटिक फंक्शन इंक्लूड्स प्राइमरी फंक्शन एज वेल एज
सेकेंडरी फंक्शन, दोनों को फंक्शन को इंक्लूड करती है। परफॉर्मिंग दीज फंक्शन मनी हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द इकोनॉमिक सिस्टम। भाई देखो मनी है आज के टाइम में तो ही हमारा इकोनॉमिक सिस्टम रेगुलेट हो पाएगा, यानी इकोनॉमिक सिस्टम रेगुलेट होने का मतलब हमारी इकोनॉमी चल पाएगी। पैसा है देश में तो ही देश चल पाएगा, तो ही देश ग्रो कर पाएगा, सीधी सी बात है। तो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम को रेगुलेट करने में जो है मनी क्या करती है, हेल्प करती है। डायनेमिक फंक्शंस क्या है, स्टेबिलिटी लेके आने में हेल्प करती है। मनी है तो देश में इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता आती है, देश में फ्लक्चुएशन नहीं आती, क्योंकि मनी है। मनी का यूज करके हम देश में स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो मनी है तो देश में ग्रोथ आएगी, डेवलपमेंट आएगी। कैसे, देखो भाई मनी है, मान लो मनी देश में, पैसा है देश में, अगर लोगों के पास पैसा है तो लोग डिमांड करेंगे, सीधी सी बात है। डिमांड करेंगे तो देश में प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो देश में आपको पता है क्या आएगी, ग्रोथ आएगी। तो बेसिकली अगर मनी है, पैसा है तो लोग डिमांड करेंगे, प्रोडक्शन होगी देश में, जीडीपी बढ़ेगा देश में। पैसा है तो भाई देश में एक तरह से क्या आएगी, ग्रोथ आएगी, डेवलपमेंट आएगी। सीधी सी बात है, अगर देश में पैसा है तो लोग डिमांड करेंगे, बनाने वाला प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा देश में ग्रोथ आएगी, देश में डेवलपमेंट भी आएगी। तो वही हम बात करें कि पैसा है तो देश क्या करेगा, हमारा ग्रो भी करेगा, और देश क्या करेगा, मेरा डेवलप भी करेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, सीधी बात है। आप खुद सोचो, पैसा है तो रोड रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, ये सब भी बनेंगे हमारे देश में। लोगों के पास काम, लोगों का पैसा, देश में प्रोडक्शन हो रही है, गरीबी कम होगी देश में, देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश में ग्रोथ आएगी, देश में डेवलपमेंट आएगी। तो आपको पता है पैसे के क्या क्या फायदे। तो इन शॉर्ट, देश में पैसा है तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, देश में ग्रोथ आएगी, देश में डेवलपमेंट आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है मेरे बच्चे सप्लाई ऑफ मनी। क्या है मेरे बच्चे, सप्लाई ऑफ मनी, जिसको मैं मनी सप्लाई भी कहती हूँ। देखो मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है कि हमारे देश में मनी की कितनी सप्लाई है। देश में मनी की कितनी सप्लाई होने का मतलब है कि लोगों के हाथ में कितना पैसा। ध्यान समझिए मेरे बच्चे, सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई का मतलब है कि लोगों के हाथों में कितना पैसा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कि भाई लोगों के हाथ में कितना पैसा है, उसको हम कहते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मतलब देश में कितनी है मनी की सप्लाई, यानी देश में मनी की सप्लाई होने का मतलब है कि लोगों के हाथों में कितना पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, मनी सप्लाई। अब इट रेफर्स टू स्टॉक। इसको स्टॉक क्यों बोला गया, आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, स्टॉक एंड फ्लो आपने पढ़ लिया। स्टॉक क्यों बोला जाता है, देखिए भाई जो मनी की सप्लाई है वो आप एकदम से चेंज नहीं कर सकते। आरबीआई को पीछे से ऑर्डर मिला कि 100 करोड़ नोट छाप लिया, तो भाई आरबीआई 100 करोड़ नोट ही छापेगी, ना 1 रुपया ऊपर ना 1 रुपया कम। मतलब वो चेंज नहीं कर सकती उसकी सप्लाई को, अपनी मर्जी से कम ज्यादा नहीं कर सकती। जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया, आरबीआई सिर्फ उतना ही नोट छापेगी। तो वो स्टॉक है। स्टॉक मतलब जो एकदम से चेंज नहीं हो सकता, स्टैटिक कंसेप्ट आपको बताया था ना। फ्लो मतलब जो चेंज हो सकता है, जो डायनेमिक है, जो चेंज होता है, ये स्टॉक है। मतलब आरबीआई अपनी मर्जी से जो है चेंज नहीं कर सकती सप्लाई को, तो ये स्टॉक है। और सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है इट रेफर टू स्टॉक ऑफ मनी, ये आपको पता है स्टॉक ऑफ मनी है, ठीक है। हेल्ड बाय पीपल ऑफ द कंट्री, हेल्ड बाय पीपल ऑफ द कंट्री का मतलब है कि लोगों के हाथों में कितना पैसा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के हाथों में कितना पैसा, उसको मैं कहती हूँ मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी। ये स्टॉक कंसेप्ट है, और स्टॉक को आप पता ही किसमें बोलते हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों के हाथों में कितना पैसा, उसको मैं क्या कहती हूँ, मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज आता है 3 नंबर का क्वेश्चन। आता कैसे है, व्हाट इज मनी सप्लाई, एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। 3 नंबर का ये, 1 नंबर की इसकी डेफिनेशन, 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का, ठीक है। तो चलिए फटाफट से मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, ध्यान समझिए, ये पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा क्रैम करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। सिर्फ एक यही आपको टॉपिक मिलेगा जिसमें आपको थोड़ी सी लर्निंग करनी पड़ती है। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आपको थोड़ा सा रटना पड़े या क्रैम करना पड़े, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगी मेरे बच्चे। देखो बेटा वैसे आपके 4 मेजरमेंट्स होते हैं, M1 मेजरमेंट, M2 मेजरमेंट, M3 मेजरमेंट और M4 मेजरमेंट। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही मेजरमेंट है, वो है आपका M1 मेजरमेंट। M1 मेजरमेंट के अंदर क्या क्या आता है, ध्यान समझिए, C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। C का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक का मतलब है आम जनता के हाथों में कितना पैसा है, उसको मैं बोलती हूँ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। डीडी का मतलब होता है मेरे बच्चे, डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब जो भी हमारे देश के बैंक है, जैसे कि SBI, PNB बैंक, HDFC बैंक, ये सब, ठीक है। तो भाई मान लो कोई भी मैं एक बैंक ले लेती हूँ, SBI बैंक ले लेती हूँ, कोई भी कमर्शियल बैंक ले लेती हूँ, आम जनता का पैसा, पीपल बता, आम जनता का पैसा जो है कमर्शियल बैंक के पास जमा है, लेकिन वो डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि उन्होंने अपना पैसा जो है डिपॉजिट किया है, बट दे कैन डिमांड देयर मनी एनी टाइम, कि मुझे मेरा पैसा
वापस चाहिए तो बैंक से वो कभी भी, देख डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि आप अपना पैसा जमा तो कर रहे हो लेकिन यू कैन डिमांड योर मनी एनी टाइम, आप अपना पैसा कभी भी डिमांड कर सकते हो। इसके अलावा और भी डिपॉजिट होती है जैसे फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आप अपना पैसा जब बैंक में जमा कराते हो तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि आप अपना पैसा बैंक में जमा करा रहे हो तो यू कैन डिमांड योर मनी एनी टाइम कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक का मतलब है कि आम जनता का पैसा जो है कमर्शियल बैंक यानी कोई भी कमर्शियल बैंक के पास जमा है, बट दे कैन डिमांड देयर मनी एनी टाइम, क्योंकि दे कैन, जो भी उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया लोगों ने बैंक्स के अंदर, बट दे कैन डिमांड देयर मनी एनी टाइम कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। नेक्स्ट, ऑडी का मतलब क्या है मेरे बच्चे? ऑडी मतलब अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आते हैं तो ध्यान समझिए, अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आते हैं। पहला, डिमांड डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो जैसे कि नबार्ड हो गया, उसका पैसा किसके पास जमा है? आरबीआई के पास। मान लो आरबीआई है, आरबीआई आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे के सारे बैंकों का बाप है आरबीआई, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है, ये है मान लो आरबीआई, ठीक है, ये क्या है मेरे बच्चे? आरबीआई। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि नबार्ड, नबार्ड आपको पता है दैट नबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। गांवों में जितने भी बैंक्स हैं उनका बाप होता है नबार्ड। मान लो नबार्ड का ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नबार्ड, ये नबार्ड का पैसा मान लो आरबीआई के पास जमा है, नबार्ड का पैसा आरबीआई के पास जमा है, लेकिन वो किस फॉर्म में जमा है? डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि दे कैन डिमांड देयर मनी एनी टाइम कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो ध्यान समझिए, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि नबार्ड का पैसा आरबीआई के पास जमा है लेकिन वो डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जमा है, मतलब उन्होंने पैसा जो डिपॉजिट किया बट दे कैन डिमांड देयर मनी एनी टाइम कि मुझे मेरा पैसा क्या चाहिए? वापस चाहिए। नेक्स्ट है मेरे बच्चे डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट विद आरबीआई। कोई भी फॉरेन का, जैसे आरबीआई क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वैसे फॉरेन का जो सेंट्रल बैंक है या फिर जो भी फॉरेन गवर्नमेंट का जो भी पैसा है वो पैसा उन्होंने क्या किया? आरबीआई के पास जमा किया, लेकिन वो भी डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जमा किया, यानी दे कैन डिमांड देयर मनी एनी टाइम कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। यानी कोई भी फॉरेन सेंट्रल बैंक या जो भी फॉरेन गवर्नमेंट है उन्होंने अपना पैसा आरबीआई के पास जमा किया है, बट दे कैन डिमांड देयर मनी एनी टाइम, क्योंकि जो भी पैसा जमा किया वो डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जमा किया, यानी दे कैन डिमांड देयर मनी एनी टाइम कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट ऑफ आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक विद आरबीआई। आईएमएफ का पैसा या वर्ल्ड बैंक का पैसा किसके पास जमा है? आरबीआई के पास जमा है, और किस फॉर्म में जमा है मेरे बच्चे? किस फॉर्म में जमा है? डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जमा है। दे कैन ऑल्सो विड्रॉ देयर मनी एनी टाइम, दे कैन डिमांड देयर मनी एनी टाइम कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो ध्यान समझिए, आईएमएफ का पैसा या वर्ल्ड बैंक का पैसा, आईएमएफ ने अपना पैसा आरबीआई के पास जमा किया या वर्ल्ड बैंक ने अपना पैसा आरबीआई के पास जमा किया, और वो अपना पैसा कभी भी विड्रॉ, कभी भी डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि किस फॉर्म में जमा है? डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जमा है, कि उन्होंने अपना पैसा जो भी डिपॉजिट किया आरबीआई के पास, दे कैन डिमांड देयर मनी एनी टाइम कि मुझे मेरा पैसा क्या चाहिए मेरे बच्चे? वापस चाहिए। तो याद रखना, सी का मतलब आम जनता के पास कितना पैसा है, डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट का मतलब आम जनता का पैसा कमर्शियल बैंक के पास जमा है, बट दे कैन विड्रॉ देयर मनी एनी टाइम। अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है? अदर डिपॉजिट्स में ये 3 डिपॉजिट्स आते हैं जो आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे अदर डिपॉजिट्स में क्या नहीं आता। अब आता क्या है? ये तीनों आते हैं, क्या नहीं आता? प्लीज ये 1 मार्क के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। एमसीक्यू में आ जाता है कई बार कि क्या इंक्लूड नहीं होता है अदर डिपॉजिट्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो सबसे पहले डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई। ये मान लो आरबीआई है, ठीक है, सरकार का, गवर्नमेंट का पैसा, सरकार का पैसा, सरकार ने जो है पैसा जमा किया है आरबीआई को, वो इंक्लूड नहीं होता है अदर डिपॉजिट में। डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई का मतलब है सरकार ने जो है अपना पैसा कहां जमा किया? आरबीआई के पास जो जमा कराती है वो अदर डिपॉजिट्स में इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट, डिपॉजिट ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम। कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम का मतलब जो भी कमर्शियल बैंक है हमारे देश के, जैसे कि एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, एचडीएफसी बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी कमर्शियल बैंक है, अगर उन्होंने अपना पैसा आरबीआई के पास जमा किया तो वो भी अदर डिपॉजिट्स में नहीं आता। तो याद रखना, ये दोनों डिपॉजिट्स जो है मतलब ये दोनों डिपॉजिट्स जो है अदर डिपॉजिट्स में नहीं आते। सरकार का पैसा आरबीआई के पास या फिर कमर्शियल बैंक का पैसा आरबीआई के पास, ये दोनों टाइप के डिपॉजिट जो है, जो आरबीआई के पास डिपॉजिट किया गया है पैसा, वो इंक्लूड नहीं होता है मेरे बच्चे अदर डिपॉजिट्स में। एम आई क्लियर? यहाँ तक बहुत इजी थे, ठीक है। बस ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि अदर डिपॉजिट्स में क्या आता है, अदर डिपॉजिट्स में क्या नहीं आता। ये थोड़ा सा आपको चीज़ें थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, बट ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। चलिए जी, अब अगला जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, यही ले लेते कलर। चलो, हु सप्लाइज मनी। हमारे देश में कौन मनी की सप्लाई करता है? देखो भाई, अगर मैं बात करूँ हमारे देश में 3 लोग हैं, अगर मैं बात करूँ कौन कौन मनी की सप्लाई करता है, तो गवर्नमेंट करती है, आरबीआई करती है, कमर्शियल बैंक करती है। समझाती हूँ। देखो भाई, सीधी सी बात है,
मैं मानती हूँ नोट छापने की मशीन है आरबीआई के पास, लेकिन आरबीआई अपनी मर्जी से नोट नहीं छापती जब तक गवर्नमेंट उसको ऑर्डर नहीं करती। गवर्नमेंट ने बोला 100 करोड़ नोट छाप, तो आरबीआई उतने ही नोट छापेगी, ना ऊपर छापेगी ना कम छापेगी ना ज्यादा छापेगी। मानता, सीधी सी बात है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले कौन ऑर्डर करती है? गवर्नमेंट ऑर्डर करती है। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे ही आरबीआई क्या करता है? नोट छापने की मशीन ऑन करता है और नोट छापता है। सीधी सी बात है। तो सबसे पहले कौन इंस्ट्रक्शन देता है? गवर्नमेंट। उसके बाद हमें पता है आरबीआई, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है, वो नोट छापती है और इशू करती है, सप्लाई करती है मनी की। ठीक है, बिना गवर्नमेंट के ऑर्डर पे आरबीआई मनी की सप्लाई नहीं कर सकती है, मतलब नोट नहीं छाप सकती है। तो गवर्नमेंट सबसे पहला, फिर दूसरा आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन है, तो वो नोट छापेगी, जिससे मनी की सप्लाई होगी हमारे देश में। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मतलब है हमारे देश के जितने भी बैंक हैं, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, एचडीएफसी बैंक, वो सारे भी। देखो भाई, अब आरबीआई ने तो नोट छाप दिया, अब नोट छाप के किसको देगी? कमर्शियल बैंक्स को देगी, है ना। कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा आएगा। अब कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे? आम जनता को लोन की फॉर्म में पैसा देंगे, यानी मनी की सप्लाई होगी देश में। तो तीनों का ही योगदान है। गवर्नमेंट पहले ऑर्डर करती है, तो पहला गवर्नमेंट, आरबीआई फिर नोट छापती है, नोट छाप के किसको देती है? कमर्शियल बैंक्स को देती है। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? उसको लोगों को लोन की फॉर्म में पैसा देते हैं, जिससे मनी की सप्लाई हमारे देश में होती है। तो तीनों का ही भाई योगदान है मनी की सप्लाई में हमारे देश में। अब ध्यान समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू, ध्यान समझना। हमने अभी तक बात करी कि आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन है, लेकिन जो 1 रुपया का नोट होता है, 1 रुपया का जो नोट होता है और जितने भी कॉइन्स है, वो आरबीआई इशू नहीं करती। वो किसके द्वारा इशू किया जाता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किया जाता है। याद रख लेना, आरबीआई नो डाउट नोट छापने की मशीन आरबीआई के पास है, बिल्कुल सही है, लेकिन 1 रुपये का नोट और जितने भी कॉइन्स है वो आरबीआई इशू नहीं करती। वो किसके द्वारा इशू किया जाता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है इशू किया जाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए जरूरी है, आरबीआई को मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है। आरबीआई हैज टू मेंटेन द मिनिमम मतलब कम से कम उसको जो है मेरे बच्चे 200 करोड़ का जो है मेरे बच्चे रिजर्व रखना पड़ता है। किस फॉर्म में? गोल्ड की फॉर्म में रखना पड़ता है और फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में, फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में उसको क्या रखना पड़ता है? रिजर्व रखना पड़ता है। ध्यान समझिए, आरबीआई हैज टू मेंटेन मिनिमम रिजर्व। मिनिमम मतलब कम से कम इतना रखना पड़ता है, इससे ज्यादा भी रख सकती है। कम से कम उसको 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है, गोल्ड की फॉर्म में या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में। फॉरेन सिक्योरिटीज मतलब मान लो कोई भी फॉरेन कंपनी के शेयर्स हो गए या डिबेंचर, बॉन्ड, ये सारी चीजें इस फॉर्म में जो है उसको क्या करना पड़ता है मेरे बच्चे? रिजर्व रखना पड़ता है। और अगर मैं बात करूं गोल्ड में उसको कितना रिजर्व रखना पड़ता है, तो कम से कम अगर मैं बात करूं तो 115 करोड़ पे जो है उसको गोल्ड की फॉर्म में रखना पड़ता है, और बाकी जो है मिनिमम 85 करोड़ जो है उसको जो है मेरे बच्चे फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में जो है मेरे बच्चे क्या रखना पड़ता है? रिजर्व रखना पड़ता है। तो याद रखिएगा प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कि आरबीआई को मिनिमम रिजर्व, मिनिमम मतलब कम से कम रिजर्व कितना रखना पड़ता है? 200 करोड़। किस फॉर्म में रिजर्व रखती है? या तो गोल्ड की फॉर्म में, और दूसरा फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में रखना पड़ता है। गोल्ड की फॉर्म में वो कितना रिजर्व रखती है? 115 करोड़ का, और बाकी उसको करके देख लो, 200 में से 115 के बचा 85, तो कम से कम उसको 85 करोड़ रुपए किस फॉर्म में रखना पड़ता है? फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में रखना पड़ता है। मिनिमम की बात करिए, ध्यान समझिए। सो बस ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है, अच्छे से कर लीजिएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो बस ये हमने सारे के सारे टॉपिक्स बच्चे बहुत ही अच्छे से कर लिए हैं। होमवर्क ये है कि भाई अच्छे से पढ़ाई करिए, मैं तो यही बोलूँगी, अच्छे से रिवाइज करें। मैंने आपको कोशिश करी है कि मैं आपको शॉर्ट में बहुत ही अच्छे से जो है मेरे बच्चे आपको रिवाइज कराऊँ कंसेप्ट्स को। सो बस फिर मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।